हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको दो चर के रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, बताऊंगी आपको, समझाऊंगी वो क्या है, और साथ ही साथ दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं, उन विधियों के बारे में बताऊंगी, तथा उसमें से आलेखी विधिग्राफी विधि को मैं एक उदाहरण लेकर के आप सबके सामने उसको समझाऊंगी। तो कृपया इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आप पॉलिनोमियल मतलब बहुपद आप पहले से पढ़ चुके हो, उसमें आप जानते हो रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, उसी का ही रैखिक जो बहुपद था उसी का यहाँ पे आप रैखिक, उसी का ही वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है दो चर। दो चर मतलब ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें हम चर राशि कितनी लेंगे, दो, एक्स और वाई, या फिर वाई जेड, या फिर जेड एक्स, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें कोई भी दो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होंगे, दो चर राशि उसका नाम होगा। ठीक है, जैसे कि इसका इस दो चर का रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो समीकरण है ये हमारा होता है दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें देखो दो चर राशि आपको दिख रहा है कौन कौन सा। सॉरी, यहाँ पे जो ए बी और सी ये है हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी और सी ये किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के, मतलब वास्तविक संख्याओं का एलिमेंट होगा ये। वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक जाना चाहिए, अनंत तक। ठीक है, ये हमारा वास्तविक संख्याओं का एलिमेंट होगा, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे नोट करते हैं पे बिलोंग करेगा। मतलब ए बी सी क्या है, एक अंक होगा, संख्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे चर राशि के रूप में किसको यूज किया गया है, एक्स और वाई, ये दोनों होगा हमारा चर राशि या फिर वेरिएबल्स। ठीक है, इस प्रकार इस समीकरण को बोलेंगे दो चर राशि, यहाँ पे एक्स और वाई, दो चर का रैखिक। देखो रैखिक बोला मतलब इस समीकरण का घात कितना है, घात निकालना जानते हो ना, हमने सीखा था कि बहुपद का घात कैसे ज्ञात करते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमको घात निकालना होगा। इसमें चर राशि क्या है, एक्स का अधिकतम घात क्या है, 1, मतलब इस पद का घात हो गया 1। इसमें चर राशि क्या है, वाई का घात 1, मतलब इसका भी घात 1। इसमें चर राशि है क्या, नहीं, सी क्या है, रियल नंबर का है, एलिमेंट है। तो देखो दोनों में चर राशि का अधिकतम घात 1 है, मतलब इस समीकरण का घात कितना मिलेगा हमको, 1। ठीक है, इसलिए इस समीकरण को बोला जाता है दो चर का रैखिक, क्योंकि इस समीकरण का घात 1 है समीकरण। ठीक है, दो चर का रैखिक समीकरण। इस चीज में एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चर मतलब हमको ये एक्स वाला और वाई वाला टर्म होना जरूरी है। अगर एक्स वाला पद और वाई वाला पद नहीं है तो ये हम नहीं बोल सकते कि ये दो चर वाला है। ठीक है, इसलिए अगर ये वाला पद हमको इम्पोर्टेंट है, होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए की जगह क्या रख दूंगी, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास एक्स वाला टर्म बचेगा क्या, नहीं बचेगा, फिर सिर्फ एक ही चर राशि बच जाएगा। तो हमारी जो दो चर राशि बोला गया है वो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि इज नॉट इक्वल टू 0, सेम यहाँ पे बी 0 हमारा नहीं होना चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी 0 हो सकता है। ठीक है, सी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे कि कई एग्जाम्पल्स इसके, जैसे कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर राशि है, रैखिक है, घात 1 है, और ये सी की वैल्यू यहाँ पे अगर इसको ट्रांसफर करके इधर लाए तो सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी -3। क्लियर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसमें हमको चेक करना है कि ये दो चर का रैखिक समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा देखते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं,
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, सॉरी 4x प्लस 3x है, ये दोनों यहाँ पे सेम है, x है, इज इक्वल टू 12। क्या ये हमारा दो चर का रैखिक समीकरण है? देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसमें दो चर राशि होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, x और y। यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, 4x और 3x, दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, तो ये एक्चुअल में हमारा हो क्या जाएगा, दोनों सेम है मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चौरासी का घात समान होता है, सेम चौरासी होती है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 4 और 3 क्या हो गया, ये 7x इज इक्वल टू 12, ये एक्चुअल में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ध्यान से देखो, क्या अभी भी हमारा क्या दो चर राशि दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ एक है, मतलब ये हमारा दो चर राशि का रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है 7x का घात 2 ऋण 3y बराबर 13। ठीक है, यहाँ पे दो चर राशि दिख रहा है आपको, x और y, हाँ दो चर राशि है। रैखिक है क्या देखना है हमको, रैखिक है क्या? इस बहुपद का घात 1 है, ध्यान से देखो, इसका जो पहला पद है उसका घात कितना आ जाएगा, 2, इसका घात 1, अधिकतम क्या है दोनों में, 2, मतलब इस पूरे समीकरण का घात कितना आ गया, 2। हमको क्या चाहिए था, घात कितना होना चाहिए था, रैखिक, मतलब घात 1 होना चाहिए था, मतलब ये भी हमारा दो चर का रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 दिया है। ठीक है, इसमें देखो कर्णी 2x और कर्णी 3y, हाँ यहाँ पे हमारा दो चर का रैखिक दो चर राशि भी दिख रहा है और दोनों का घात क्या है, 1 ठीक, अलग अलग, इस पद का भी घात 1 है, इस पद का भी घात 1 है, मतलब इस पूरे समीकरण का घात क्या है, 1। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो समीकरण है वो दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक, यहाँ पे अगर यही चीज़ आपको ऐसा दे देता तो कर्णी के अंदर ही 2x ऋण कर्णी के अंदर 3y ऐसा देता तो x कर्णी के अंदर रहता, तब होता क्या ये, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तब हम इसको क्या लिखते, कर्णी 2, ये x का घात कर्णी को हटा के हम 1/2 लिखते, जबकि हमको घात क्या चाहिए, 1, यहाँ पे घात क्या मिल गया, आधा, तो ये हमारा बहुपद ही नहीं होता, वो हमारा रैखिक नहीं होता। ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल ये हमारा एक चर का दो चर का रैखिक समीकरण है। ये वाला टर्म देखो, इसमें एक ही जगह क्या रख दिया है, 0, x तो है, हाँ y वाला टर्म भी है, c वाला टर्म भी है, ठीक है, लेकिन एक ही जगह क्या रख दिया है, 0, जबकि मैंने इसके डेफिनेशन में ही बता दिया था कि ABC में a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उस बेस पे ये भी हमारा दो चर का रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये 0 है, मतलब ये पूरा पद क्या हो गया, 0। क्या बचेगा हमारे पास, 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें दो चर दिख रहा है क्या, एक चर तो हट गया ना, 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा दो चर का रैखिक समीकरण नहीं है। सेम चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया है, 0 का गुणा 3x के साथ। अब 0 का गुणा 3x के साथ होगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0 प्लस का प्लस, फिर 0 का गुणा y के साथ, मतलब ये पूरा पद भी 0। ठीक है, ऋण हो गया 36 बराबर 0। x और y वाला बचा, पद नहीं बचा, मतलब कि ये भी हमारा दो चर का रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस समीकरण पे आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे हल करते हैं, यहाँ पे अगर समझ में नहीं है तो थोड़ा सा आगे हल कर लो। इसको हम क्या करते हैं, नीचे में आ जाएगा आपका x और y, फिर तिर्यक गुणा होता है, तो यहाँ पे 4 का गुणा क्या हो जाएगा, 4y प्लस यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दोगे, पक्षांतर कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। हाँ, इसमें तो x और y दो अलग अलग चर राशि है। अब हमको देखना है घात। ठीक है, घात 1 है कि नहीं, रैखिक है कि नहीं। हाँ, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात देखिए, इस पद में कितने हैं, इसका घात 1, इसका घात 1, मतलब इस पूरे पद का घात कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। हमको क्या चाहिए था, घात होना चाहिए 1, तभी हम बोलेंगे रैखिक, लेकिन इस समीकरण का घात हमको क्या मिल जाएगा, 2। तो ये हमारा रैखिक समीकरण
नहीं होगा। ठीक है, मतलब दो चर का रैखिक समीकरण नहीं होगा। दो चर तो है लेकिन रैखिक नहीं है। ठीक, उसी प्रकार इस समीकरण में देखो, इसमें भी सेम जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, इस पद का घात एक और एक के दोनों के जुड़ के कारण क्या हो जाएगा 2। इस पद का घात 1 और ये तो घात हमारा 0, अधिकतम क्या आ जाएगा 2, मतलब इस पूरे समीकरण का घात क्या आ गया 2। तो ये हमारा समीकरण रैखिक नहीं बचा, इसलिए ये दो चर का रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, बस हमको ये एक एग्जाम्पल मिला जो दो चर का रैखिक समीकरण है। ऐसे आप और बहुत से एग्जाम्पल्स बना सकते हो दो चर के रैखिक समीकरण के लिए, आप ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल ली हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर के 5 पेन थे। दोनों के पेन को मिलाया गया तो कितने पेन थे टोटल 5 पेन। ठीक है, तो बताइए कि राम और श्याम के पास अलग अलग कितने पेन थे, मतलब हमको बताना है कि राम के पास उसका खुद का कितना पेन था और श्याम के पास उसका खुद का कितना पेन था, और दोनों को मिलाने पे कितने पेन बोले 5 पेन। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कि अगर सॉल्व करना चाहें तो राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर के 5 पेन थे। हमको ज्ञात क्या करना है, राम के पास पेन की संख्या और श्याम के पास पेन की संख्या। ठीक है, राम के पास पेन की संख्या, राम के पास पेन की संख्या होगी और श्याम के पास पेन की संख्या, और किसके पास बोला है श्याम के पास, श्याम के पास पेन की संख्या। मान लेती हूँ मैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, हमारा एक्चुअल में टॉपिक है दो चर, तो मैंने मान लिया कि राम के पास पेन की संख्या मान लेती हूँ कितने पेन होंगे उसके पास x, वो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। श्याम के पास पेन की संख्या को मैं मान लेती हूँ, माना श्याम के पास कितने पेन होंगे y पेन होंगे। ठीक है, श्याम के पास पेन की संख्या टोटल y होगी और राम के पास पेन की संख्या कितनी होगी x। हमको जो फर्स्ट लाइन दे दी है कि दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने पेन थे 5, तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं x + y = 5 पेन थे। क्लियर, दोनों के पास कुल मिलाकर के 5 पेन थे। अब हमको पूछा गया कि बताइए कि राम और श्याम के पास अलग अलग कितने पेन थे, अलग अलग कितने, बस इतना क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हैं क्या और कि राम के पास कितने होंगे श्याम के पास कितने होंगे। टोटल तो बोल दिया, टोटल कितने होते 5, तो हो सकता है कि राम के पास कितना हो, एक भी ना हो, और सब पेन किसका हो श्याम के पास टोटल 5 पेन हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दोनों को मिला के 5 है बोल, हो सकता है राम के पास एक ही पेन ना हो, सब पेन किसका हो श्याम का। हो सकता है राम के पास एक पेन हो श्याम के पास 4 पेन हो, टोटल हो जाएगा 5। हो सकता है राम के पास 2 पेन हो श्याम के पास कितने पेन हो जाएंगे 3 पेन हो, तब भी 5। हो सकता है राम के पास हो 3 पेन श्याम के पास हो 4 पेन, सॉरी श्याम के पास हो 2 पेन, या फिर राम के पास हो जाए 4 पेन श्याम के पास कितने पेन होंगे, हो सकता है केवल 1 पेन। ठीक है, या फिर हो सकता है राम के पास 5 पेन हो श्याम के पास एक भी पेन ना हो। इतने सारे केस बने। ठीक है, इतने सारे केस बने, हमारा सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, तो इस बेस पे हम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा केस होगा, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन कुछ और जोड़ दिया जाए, कुछ कंडीशन जोड़ दिया जाए कि श्याम और राम और श्याम की पेन की संख्याओं के बीच कोई शर्त लगा दिया जाए, तो हम उस शर्त के बेस पे हम आराम से यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मैं इसमें कंडीशन जोड़ दे, क्या श्याम के पेन से 3 अधिक है, ये एक मैं कंडीशन जोड़ती कि राम के पास जो पेन है तो श्याम के पास जितने पेन है उससे कितना अधिक है 3 अधिक है। राम के पास पेनों की संख्या श्याम के पास पेनों की संख्या से 3 अधिक है। क्या आप उस बेस से बता सकते हैं कि राम के पास पेन की संख्या कितनी होगी कि वो श्याम के पास पेन की संख्या से 3 ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा हो, किसका राम के पेन की संख्या 3 ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सा है ये 0, 3 ज़्यादा है क्या, नहीं। ये 3 ज़्यादा है क्या, नहीं। ये देखो 4, 1 से 3 ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो केस, इस केस के बेस पे हमने ये उत्तर फाइंड कर लिया।
कि हाँ राम के पास अगर 4 पेन होगा तो वो श्याम के पेन से कितना ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 अधिक होगा। मतलब जो भी दो चर का रैखिक समीकरण का क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा 2 शर्त उसने दिया होगा। 2 शर्त के बेस पे हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इस शर्त के अकॉर्डिंग हमने क्या, राम के पेन श्याम के पेन से 3 अधिक है, मतलब राम के पेनों की संख्या x है। कितना अधिक है, श्याम के पेन से 3 अधिक, मतलब श्याम के पेन में हम 3 जोड़ दें तो हमको राम के पेनों की संख्या मिल जाएगी। राम के पेन श्याम के पेन से 3 अधिक है, इस प्रकार हमको राम के पेनों की संख्या x बराबर y+3। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त होंगे। ठीक है, दोनों समीकरण 2 चर के रैखिक समीकरण हुए। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन समीकरणों को, मतलब 2 चर के रैखिक समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां आपको क्लास 10th में पढ़नी है। ठीक है, पहली विधि होगी आलेखी विधि या फिर ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरी विधि होगी प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। तीसरी विधि होगी विलोपन विधि, डिलीशन मेथड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चर के रैखिक समीकरण को हल करने की यहाँ पे 3 विधियाँ आपके इस लेसन में हैं। ठीक है, पहली विधि है आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ पे जिससे हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरा है हमारा विलोपन विधि, डिलीशन मेथड। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे मैं आपको आलेखी विधि के बारे में बताऊंगी। अगली 2 विधियों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। चलिए दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। दोनों हमारे क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब होता है रेखा। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण है, मतलब इस समीकरण का अगर हम ग्राफ में निरूपण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, मान लो जैसा भी आपका अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो इस पर हमको कोई भी सीधी रेखा या तो ऐसी प्राप्त हो सकती है, तो ऐसी, जो भी हमको इस ग्राफ पे क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक समीकरण से, मतलब रैखिक समीकरण है, मतलब हमको सीधा रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 समीकरण है, मतलब ग्राफ में जो भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमको इस समीकरण का एक रेखा मिलेगा और इस दूसरे समीकरण के लिए एक और रेखा मिलेगा। ठीक है, मतलब उस ग्राफ में हमको 2 रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, 2 रेखाएं प्राप्त होंगी तो वो दोनों रेखाएं कैसी हो सकती है, हो सकता है कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ऐसी जा रही तो एक रेखा ऐसी जा रही होगी। मतलब हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। इस बिंदु को बोला जाता है दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, हो सकता है। ठीक है, मतलब रेखाओं के 3 केस हमको यहाँ पे मिलेंगे। पहला हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, क्लियर। सेकंड क्या हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के एकदम बराबर सीध में चल रही, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी। ठीक है, एक दूरी डिस्टेंस इनके बीच हमेशा बना रहेगा। इस प्रकार की रेखाओं को बोला जाता है समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा। और हो सकता है कि एक रेखा ऐसा गया हुआ है, दूसरी रेखा भी इसी के जस्ट ऊपर, ये ठीक है, एक रेखा के ऊपर आपका सेकंड रेखा रखा गया, दोनों रेखा एक दूसरे के एकदम बराबर हो गई। आपका ये हो गया कि इस रेखा के पीछे ये वाली रेखा आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, मतलब एक रेखा गई तो दूसरी रेखा भी जस्ट इसके ऊपर ही चली जाएगी, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इन ऐसी रेखाओं को बोला जाता है समपाती रेखाएं। ठीक है, मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कितने बार टच करेंगी, हमारा काउंट नहीं कर सकते, अनंत टाइम, इनफिनाइट टाइम से एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, टच करेंगी, एकदम जुड़ी हुई होंगी तो। ठीक है, मतलब इस प्रकार हमको ग्राफ में 3 प्रकार से दोनों रेखाएं प्राप्त हो सकती है। या तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हम बोल सकते हैं, या तो दोनों रेखा एक दूसरे के एकदम बराबर चले, मतलब समांतर हो, समांतर रेखाएं बोल सकते हैं, या फिर एक दूसरे को ढक ले, पूरी तरह से कवर कर ले, उसको बोला जाता है समपाती रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु मिलती है तो यही प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों समीकरण का हल होता है।
मतलब अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी तो हमको इस समीकरण का एक हल प्राप्त हो जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा, मतलब x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड समीकरण, सेकंड टाइप का अगर हमको रेखा मिलता है ग्राफ में ड्रॉ करने पे, समांतर रेखा अगर हमको मिलती है तो तब हम बोलेंगे कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, हमको ऐसा कोई भी x और y का मान प्राप्त नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा। ठीक है। समांतर रेखा है मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है। अगर हमको ये रेखा मिलती, संपाती रेखाएं मिलती हैं, ठीक, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों समीकरण के अंततः अनेक हल हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को टच करती है, इसलिए हम बोलेंगे कि इन दोनों समीकरण के अंततः अनेक हल हैं। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का ग्राफ निरूपण हम कैसे करें। ठीक है। चलिए यहाँ पे दो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है। पहले हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 से क्या दिख रहा है हमारे पास, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। एक्चुअल में इस समीकरण के लिए हमको एक टेबल तैयार करना है, x की वैल्यू और के सापेक्ष y की हमको क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है। इसके लिए हमें काम करते हैं कि कोई भी एक चर राशि को आप एक साइड पे रखो, बाकी सारी राशियों को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं। मैं इस चाहती कि मैं y को इधर पे रखूँ, बाकी सारी राशियाँ उधर ट्रांसफर हो जाए, तो ये -5y इस साइड पे, बाकी 20 इधर, 4x उधर जाके क्या हो जाएगा -4x। क्लियर है। 4 के सामने प्लस का निशान था, उधर जाके माइनस हो गया, और ये आपका -5x टोटल यहाँ पे बचा हुआ है। क्लियर। अब मुझे सिर्फ y रखना है तो -5 को भी भेज दूंगी, -5 इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये 20 माइनस 4x अपॉन -5। क्लियर। अब इसमें हमको देखना है कि एक साइड पे मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊंगी और दूसरे साइड पे y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। ठीक है। यहाँ से -5 कैसे आया ना, यहाँ से -5 इसके इंटू में है तो -5 टोटली यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। क्लियर। ये चल में ये है क्या, -5 इंटू वाई, ऐसा है ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म जाएगा उधर के बटे, क्योंकि ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा भाग में। क्लियर। ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, इसका हमको टेबल तैयार करना है। टेबल बना लेती हूँ मैं। एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, वाई की। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि हमको बनाना क्या है ग्राफ में, एक्चुअल में रेखा खींचने के लिए हमको कितने बिंदु, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बहुत सारे बिंदु आप फाइंड कर सकते हो, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। अगर बोलो ये और यहाँ 1-2 बिंदु देती हूँ, ये 2 बिंदु से होते हुए रेखाखंड खींचिए, तो आप आराम से खींच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ, आप कम से कम 2 बिंदु आपको करने ही होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा और बिंदु कर सकते हो। ठीक है। ये लीजिए, मैं बोल रही कम से कम 2 बिंदु, तो मैं सबसे इजी बिंदु मुझे लगता है कि इस समीकरण में मैं एक बार x की जगह क्या रख दूं, 0 रख दूं, और एक बार y की जगह 0 रख दूं। अगर इस समीकरण में ये जो हमने सॉल्व किया है, इसमें x की जगह 0 रख देती हूँ तो y का क्या मान मिलेगा, x की जगह यहाँ पे क्या रख दो 0, मतलब चलो इसको मैं साइड पे सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें अगर मैं x की जगह 0 रखती हूँ, मतलब 20 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन क्या है -5, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये आपका टोटल 0, मतलब 20 ऋण 0 हो जाएगा, तो वो टाइम पूरा हट गया, बटे में ऋण 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 20, ऋण का चिन्ह -4, मतलब इसमें अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे y के बराबर क्या मिला, y के बराबर चल रही है, तो मुझे y के बराबर क्या मिला, ऋण 4। ठीक है। और इसी में सबसे इजी होता है, क्योंकि 0 रखने से हमारा सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, इसलिए आप एक बार x की जगह 0 रख दो, अब एक बार आप y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो और x का मान निकालो। ठीक है। y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ इसी में ही और x का मान निकालती हूँ, y की जगह रख दूँगी क्या 0 बराबर 20 माइनस
4x अपॉन -5। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो सबको पक्षांतर करते जाओ। इधर -5 डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा इंटू, 0 के साथ इंटू हुआ मतलब 0 के साथ ऋण 5 का गुणा, मतलब क्या आ जाएगा? 0 बराबर उधर क्या बचा? 20 ऋण 4x बचा। ठीक है, अब फिर से इसको 20 को इधर पक्षांतर कर दो, क्या आ जाएगा? 20 को या फिर ठीक है, या फिर 4x को आप इधर लेके आ जाओ, आपकी मर्जी। ये 4x का चिन्ह क्या है? नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, या फिर 0 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर इधर कितना बचा? 20। ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना बच गया? 20/4, मतलब 20। 4 पंचे 20 होता है, मतलब x का मान कितना आ गया? 5। ये एक बार मैंने x की जगह 0 रख दिया है। ये 0 वाला वैल्यू अगर रखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ठीक है, x की जगह 0 रखी तो y का मान कितना है? -4। y की जगह 0 रखी तो x का मान कितना आ गया? 5। ये मैंने 2 बिंदु निकाल लिए हैं। ठीक है, ये पहला बिंदु क्या होगा हमारा? 0 और -4। ग्राफ में हमको ये बिंदु चाहिए। सेकेंड बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? x का जगह 5 और y की वैल्यू 0। ये 2 बिंदु मैंने फाइंड कर लिए। इन 2 बिंदु को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगी और आपस में जोड़ दूंगी, मुझे ये वाला रेखा प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो आप x की जगह और भी वैल्यूज रखी इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 बिंदु पे इसको समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं इस दूसरे समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए हमको सेम टेबल तैयार करना है। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 3x + 5y इज इक्वल टू 15। इसमें भी सेम कर लो, एक राशि को इधर रखो, बाकी को सबको पक्षांतर कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 15, इधर +3x उधर जाके -3x। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 15 - 3x अपॉन 5 हो गया। यहाँ पे भी हमको क्या ड्रॉ करना है? टेबल तैयार करना है। ये x और ये y, x की वैल्यू पुट करते जाना है, y की वैल्यू निकालते जाना है। सेम चीज मैं वही करूंगी, x के जगह रखूंगी 0, x के जगह 0 रख दो इसमें, मतलब y इज इक्वल टू 15 - 3 इंटू 0 अपॉन 5, देन 15 - 0 अपॉन 5, -0 तो हट जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो गया? 3। x के जगह मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली? 3। यहाँ लिख दो 3। क्लियर है? ठीक, अब सेम चीज़ क्या करना है, मैं क्या करने बोली थी? y के जगह 0 रख दो। ठीक है, y के जगह 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 15 ऋण 3x/5। सेम इसको आप पक्षांतर करो, 5 इसके साथ आगे क्या हो जाएगा? गुणा। 0 के साथ 5 का गुणा मतलब 0 बराबर 15 ऋण 3x। 3x माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 15/3 कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 5। क्लियर? मतलब जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 5। आगे आप इस पे भी और भी पॉइंट्स रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रख के देखोगे तो y की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको यहाँ लिख देना। उस प्रकार से आप इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स रख के आगे टेबल बना सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 के लिए मैंने पहला टेबल बना लिया और समीकरण 2 के लिए टेबल फर्स्ट है ये हमारा, और ये हो गया टेबल सेकंड। ठीक है, दोनों समीकरण के लिए मैंने 2 टेबल बना लिया। अब दोनों टेबल को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगी। ये वाला बिंदु हमारा कौन सा हो गया? x की जगह 0, y की जगह 3, एक बिंदु। यहाँ पे x की जगह 5, y की जगह 0, दूसरा बिंदु। ठीक है, अब इन दोनों टेबल को मैं किस में ड्रॉ करूंगी? ग्राफ में। ग्राफ में ड्रॉ करके मैं बिंदु फाइंड करूंगी, दोनों बिंदु को, दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचूंगी, उन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचूंगी और देखूंगी कि रेखाएं किस टाइप की हमको प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है।
जनरली आपका ग्राफ पेपर जो होता है आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने दोनों टेबल को यहाँ लिख लिया है। अब टेबल 1 देखिए, मैंने 0 0 वाला ऑप्शन क्यों चूज़ किया था कि उसमें हमारा सॉल्यूशन भी इजी पड़ता है, अगर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो भी हमको इजीली मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ पे हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष है। ये वाला हमारा जो होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ये जो अक्ष होता है हमारा धनात्मक वाई अक्ष और ये धनात्मक ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है। बीच का जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा एक्स भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, इसको हम बोलते हैं केंद्र, सेंटर। 0 और 0 से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस पे जब भी ग्राफ ड्रॉ के जो बिंदु मिलता है वो हमको एक्स और वाई के फॉर्म में मिलता है, मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा सामने रहेगी, पीछे वाली जो भी वैल्यू रहेगी वो वाई की वैल्यू रहेगी। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 0 और -4, मतलब एक्स अक्ष में हमको कहाँ तक जाना है 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे है उसको खोजेंगे, और वाई की वैल्यू -4 कहाँ पे है, ठीक है। दोनों का मिला जुला रूप होगा ये, मतलब जो -4 होगा वो वाई की वैल्यू होगी और 0 होगा वो एक्स की वैल्यू। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। चलो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं टेबल नंबर 1 के लिए रेखा, ठीक है। 1 का पहला बिंदु क्या है, 0 है तो -4, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। सर्च करो कहाँ पे, सबसे पहले देखो x = 0, x की = 0 कहाँ पे, इस लाइन पे कहाँ पे मिलेगा हमको x का मान 0, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इधर 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है नेगेटिव, -1 -2, यहाँ पे आपको -1 -2 से नेगेटिव स्टार्ट होता है। यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0 और y की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, -4 कहाँ मिलेगी, इधर तो पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, नीचे जाना पड़ेगा हमको, कहाँ तक जाएंगे -4। ये मिल गई हमको बिंदु। इस पॉइंट पे देखो x का मान क्या है, ये x अक्ष में इधर धनात्मक x अक्ष की ओर कुछ गया है क्या, नहीं, ऋणात्मक x अक्ष की ओर गया है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है -4, मतलब ये वाला हमको पहला बिंदु मिल गया, कौन सा, 0 और -4, ठीक है। अब इसके लिए सेकेंड बिंदु हमारा क्या है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0। अब देखो इस अक्ष में x की वैल्यू 5 कहाँ पे मिलेगी, पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, ये वाले अक्ष पे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ पे x का मान 5 मिले और y की वैल्यू 0, हम फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा ये वाला बिंदु। इस बिंदु पे देखना x का मान क्या मिल रहा है हमको 5, और देखो y क्या है, ये धनात्मक y है, ऋणात्मक y के कुछ किसका है क्या ये बिंदु, नहीं, मतलब कौन से लाइन पे है, इस लाइन पे है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, इस पूरे x अक्ष में y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, और इस पूरे y अक्ष में आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 0 है बोल दिया, मतलब आपको कहाँ खोजना है, y अक्ष में, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। इस पूरे y अक्ष में x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो देखो इस टेबल के लिए हमने दो बिंदु फाइंड कर लिया, पहला बिंदु हमको यहाँ मिला, सेकेंड बिंदु हमको यहाँ मिला। अब हम इन दोनों बिंदु को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बिंदु को आपस में जोड़ लिया है, 0 -4 और 5 और 0 को आपस में मैंने जोड़ लिया। मतलब पहले टेबल के लिए हमको रेखा मिल गई। ये रेखा छोटी, इस रेखा को आप थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा दीजिए इसको। ये देखिए, ये रेखा को मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, आगे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये हमारा पहले समीकरण के लिए रेखा हमको मिल गई, पहले टेबल के लिए, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, टेबल फर्स्ट की रेखा मिल गई। अब हम सेकेंड और देखते हैं, सेकेंड वाला टेबल हम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड टेबल में बिंदु क्या मिले हमको, 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी, वाई की वैल्यू 3 मतलब पॉजिटिव, ये मिल गया हमको बिंदु। इस बिंदु पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है,
क्लियर, मैंने बोला पूरे y अक्ष में x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ये हमारा x का मान 5 है, y का मान क्या होना चाहिए 0। x का मान 5 ये वाला और y की वैल्यू क्या बोल रहा है 0, मतलब हमको यही बिंदु मिल गया ना, फिर से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये बिंदु मिल गया। मतलब समीकरण 2 के लिए हमको दो बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक ये वाला। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ये लीजिए, ये हमारा रेखा बन गया किसका, टेबल नंबर 2 के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते हैं जिस समीकरण से आपने ये टेबल बनाया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करी, प्रतिच्छेद करी। मतलब इस ग्राफ में हमको कौन सी रेखा मिली है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और मैंने क्या बोला था, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है तो जिस बिंदु पे दोनों एक दूसरे को काट रही है वही इसका आंसर होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। कौन से बिंदु पे काट रही है, 5 और 0 पे प्रतिच्छेद करी ना, इसी बिंदु पे काट रही है। मतलब इन दोनों समीकरण का हल हमको क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 5 और y का मान मिलेगा 0। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु 5 और 0 पर, इसलिए इन दोनों समीकरण का हल होगा x बराबर 5 और y बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने देखा कि दो चर का रैखिक समीकरण होता क्या है, उन समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, और इसमें से एक विधि आज हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया है, आलेखी विधि। बाकी की दो विधियां मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूंगी। ठीक है, तो बाकी की दो विधियां तथा वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।